हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। इस क्लास में हम भूगोल कक्षा 12 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के बोर्ड का जो पेपर है उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो इसका जो अ भाग था, खंड अ, वो हमने पिछले वाले वीडियो में ले लिया था और अभी इसमें जो है हम सीधे भाग ब जो है हमारा खंड ब, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये जो खंड ब है इसमें हम लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न लिखा हुआ है कि ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं दो प्रतिरूपों का संक्षिप्त में वर्णन करना है या फिर बताना है। तो लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के दो प्रतिरूप हैं। पहला तो है रेखीय प्रतिरूप। इसमें रेखीय प्रतिरूप में क्या होता है कि ग्रामीण बस्ती के रेखीय प्रतिरूप में मकान सड़क, नदी, नहर, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर मकान जो रेखीय प्रतिरूप है, इसमें मकान कहाँ पर बने होते हैं? किसी सड़क या फिर नदी या नहर या फिर किसी घाटी के किनारे या फिर तटबंधों पर स्थापित होते हैं। और इस प्रतिरूप में मकानों का विन्यास परस्पर सटा हुआ एवं पंक्तिबद्ध होता है, मतलब एक रेखा के रूप में होता है, एक लाइन पर होता है, इसलिए इसे कहते हैं रेखीय प्रतिरूप। दूसरा होता है आयताकार या फिर चौकपट्टी प्रतिरूप। दो सड़कों के समकोण मिलन स्थल पर इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास होता है। इस प्रतिरूप में प्राय दोनों सड़कों के किनारों पर मकानों का निर्माण होता चला जाता है। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल मैदानी भागों तथा अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। तो ये जो है हमने अभी देखा, ये जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसके दो प्रतिरूप, एक होता है रेखीय प्रतिरूप जो किसी नदी, सड़क, नहर आदि के किनारे होता है, और दूसरा आयताकार या फिर चौकपट्टी प्रतिरूप जो सड़कों के दोनों तरफ बना होता है। ये इसमें हमने देखा। अगला प्रश्न है पांचवा, रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। हम यहाँ पर फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा देखते हैं। ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। क्या कहते हैं ये? कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रैटजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की इस परिभाषा में भौतिक तथा मानवीय तत्वों के संश्लेषण पर बल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भौतिक और मानवीय दोनों तत्वों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है छठा, मानव भूगोल में संभववाद उपागम के कोई 4 लक्षण बताइए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल बटन है उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये आप करिए और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल में संभववाद उपागम के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। संभववाद उपागम के लक्षण बताने हैं। पहला है कि प्रकृति ने सर्वत्र संभावनाएं प्रदान की हैं। संभववाद उपागम का हमें लक्षण बताना है, तो पहला तो यह है कि प्रकृति ने सर्वत्र संभावनाएं प्रदान की हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि संभावनाओं का प्रयोग मानव अपनी छांट के अनुसार करता है। ठीक है। तीसरा है संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है तथा सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। और चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि संभववाद उपागम के अनुसार मानव अपने वातावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता है। तो ये जो है वो संभववाद उपागम की 4 लक्षण। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, और मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी ऑप्शनल यानी हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य और इंग्लिश के स्टडी मटेरियल और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और साथ ही साथ इनके लिए जो मॉडल पेपर्स हैं हमारे चैनल पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपनी सब्जेक्ट जो है हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। 7वां प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारकों को बताइए। भारत में विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियां देखने को मिलती हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए निम्नलिखित कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। पहला तो है भौतिक लक्षणों संबंधी कारक। तो इसमें लिखना है कि जैसे स्थलाकृति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी तथा जल की उपलब्धता। दूसरा लिखना है सांस्कृतिक एवं मानव जातीय कारक, जैसे सामाजिक संरचना, जाति, धर्म आदि।
और तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक, इसमें है चोरी तथा डकैतियों से सुरक्षा। तो इस आधार पर जो बस्तियां हैं वो बनती हैं, जो है बस्तियों के प्रकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण सामान्य रूप से कोई भी नगर एक कार्य तक सीमित न रहकर बहुमुखी कार्यों को संपादित करता है। नगरों के कार्यों के संदर्भ में एक यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि नगर के कार्य समय और आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। 19वीं शताब्दी में मछली पकड़ने वाले पत्तन यानी बंदरगाह में वर्तमान समय में पर्यटन उद्योग सर्वप्रमुख है। तो जैसे जैसे समय बदलता है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जो कार्य हैं नगर के वो भी बदलते जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 19वीं शताब्दी में जो पत्तन होते थे, जो बंदरगाह होते थे, वहाँ का मुख्य काम था मछली पकड़ना, जबकि वर्तमान में जो है ये स्थान जो है वो पर्यटन उद्योग ने ले लिया है। नगरों को कार्यों के आधार पर सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। पहला है प्रशासनिक नगर, दूसरा है व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, तीसरे प्रकार के नगर हैं सांस्कृतिक नगर, चौथा है स्वास्थ्य एवं मनोरंजक नगर, और नेक्स्ट है औद्योगिक नगर। तो ये इस प्रकार के नगर जो है वो पाए जाते हैं। अगले है खनन नगर और परिवहन नगर। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, नम बिंदु बस्तियां क्या हैं, इनके प्राप्त लाभों को लिखिए। तो आइए देखते हैं नम बिंदु बस्तियां। साधारणतया ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों जैसे कि नदियों, झीलों एवं झरनों आदि के समीप स्थित होती हैं। इन्हें ही नम बिंदु बस्तियां कहते हैं, है ना। जहाँ पर पानी उपलब्ध होता है, जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, झरने हैं, उसके आसपास ग्रामीण बस्तियाँ जो है वो स्थापित होती हैं, और ये जो बस्तियाँ हैं वो नम बिंदु बस्तियाँ कहलाती हैं। नम बिंदु बस्तियों से प्राप्त लाभ, इनसे लाभ क्या है वो ये बताएंगे। पॉइंट वाइज आपको लिखना है। पहला लिखेंगे कि नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने और वस्त्र धोने के लिए जल की आवश्यकता पूरी होती है। वहाँ पर पानी उपलब्ध रहेगा तो ये जो बस्तियाँ हैं, इन बस्तियों को पीने के लिए पानी मिल जाएगा, खाना बनाने और वस्त्र धोने के लिए, और साथ ही साथ इनकी जो अन्य आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए इन्हें जल की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। दूसरी बात है, इन बस्तियों में नदियाँ एवं झीलें फसलों की सिंचाई हेतु जल प्रदान करती है। इनकी फसलों को सिंचाई के लिए यहाँ से जल उपलब्ध हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इन जल स्रोतों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और चौथा है, नाव चलाने योग्य नदियों एवं झीलें जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। तो ये लोग अपनी खेतीबाड़ी के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, रोजगार के लिए इन स्थानों पर जो है वो अपनी बस्तियाँ स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने भारतीय श्रमिकों को किन क्षेत्रों में भेजा था, इन्हें किस कार्य के लिए भेजा गया था। उपनिवेश काल की बात करेंगे, उस दौरान अंग्रेजों ने भारतीय श्रमिकों को उत्तर प्रदेश और बिहार से वहाँ निकाल करके मॉरिशस, कैरेबियन द्वीपों में आता है ट्रिनिडाड और टोबैगो एवं गुयाना, फिजी और दक्षिण अफ्रीका भेजा था। भारतीय श्रमिकों को भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत रोपण कृषि में काम करने के लिए वहाँ पर भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, 1951 से लेकर के 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। कथन को स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे कि 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश में जनसंख्या विस्फोट की यह स्थिति मृत्यु दरों में तीव्र ह्रास और उच्च जन्म दर के कारण उत्पन्न हुई। इस दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची बनी रही। तो ये जो समय था 51 से लेकर के 81 का, इसमें भारत में जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ी और जो वृद्धि दर थी वो थी 2.2% जो है वो बनी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, फलस्वरूप अधिकांश लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। इन सब कारणों ने जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को उच्च बनाए रखा। इसके अतिरिक्त नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर को बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया था।
और अगला प्रश्न है हमारा 12वां, गुच्छित बस्तियां क्या है, इनके लक्षण बताइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि घरों का एक संहत अथवा संकलित रूप से निर्मित क्षेत्र गुच्छित बस्तियां कहलाती हैं। और इनके लक्षण क्या होता है कि गुच्छित बस्तियों के लक्षण ये हैं, ये बस्तियां घरों के एक सहत अथवा संकुचित रूप से निर्मित होती हैं। घरों का संकुचित निर्मित क्षेत्र तथा इनके मध्य में मिलने वाले रास्ते और गलियां आयताकार, अरीय अथवा रेखिक प्रारूप या आकृति प्रस्तुत करते हैं। और अगला पॉइंट आपको लिखना है कि ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानी भागों में मिलती हैं। और ये जो हम करेंगे अंतिम प्रश्न, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं बताइए। आपको लिखना है उसका उत्तर कि बस्तियों को आकार तथा कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है जनसंख्या का आकार। बस्तियों के वर्गीकरण में उनका आकार एक महत्वपूर्ण आधार होता है। भारत के जनगणना विभाग द्वारा नगरीय बस्ती की श्रेणी में आने के लिए बस्ती का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना आवश्यक माना गया है। तो जहाँ का आकार, जहाँ जनसंख्या जहाँ की 5000 व्यक्तियों से अधिक है, उसे हम जो है नगरीय बस्ती कहते हैं। और यहाँ के कार्य, ग्रामीण अधिवासियों की 75% से अधिक जनसंख्या कृषि और अन्य प्राथमिक कार्यों में संलग्न मिलती है। तो 75% से अधिक जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी रहेगी। जबकि नगरीय अधिवासियों में द्वितीयक और तृतीयक कार्य जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, विभिन्न सेवाओं आदि की विशिष्टता और प्रमुखता देखने को मिलती है। तो ये ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों की जनसंख्या में हमने देखा इनके कार्यों के बारे में और इनके आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण जो है वो कैसे किया जाता है। और इसी प्रकार हमने ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये वीडियो आपको तुरंत पिछले वीडियो के जस्ट बाद में मिल गया है, लगभग 5-7 घंटे के अंदर अंदर, तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए, वहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।